इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ, हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत ये दर्शन। इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ। Welcome to Indraprasth. The capital of the world's oldest, largest, and most vibrant civilization and democracy. Where eminent experts unfold the past, present, and future towards building a greater Bharat, Mahabharat. An initiative of Neera Misra's Draupadi Dream Trust. Ranjit Chaturvedi's Project Atmanirbhar. And Aryan Aditya from Crisol's Media. Delighted to welcome Dr. Narayan Vyas, a temple Vastu expert. Dr. Narayan Vyas is called the rock star of archaeology of central India. Shri Piyush Bhatt is director Bhopal Circle of the Archaeological Survey of India. And he is a very experienced archaeologist and museum expert. Shri Suresh Chandra Jain is a former IAS officer from Bhopal. Shri Vinod Kashyap transformed his wide experience as a camera person into a documentary filmmaker. The topic for today is the synergy between Charchika Devi Bija Mandal Temple at Vidisha and the new Parliament building Naya Indraprasth, New Delhi. सिर्फ आप सभी लोगों का स्वागत करना है, महानुभाव लोगों का। बस इतना बताना चाह रहा था। चतुर्वेदी जो मथुरा के हैं, तो हमारी जो कुल देवी है वो चर्चिका है। कटक में जो माई का जो मंदिर है, जहाँ पर कहते हैं कि महाकाल उनकी गोद में अपना सर रख करके सोते हैं, तो जो दूसरा माँ चर्चिका का जो मंदिर है वो हमारे पुण्य तीर्थ विश्राम घाट, जो मथुरा में यमुना के किनारे 25 घाट हैं, जिनमें से 12 उसके दाहिने और 12 उसके बाइने ओर में है। बीच में विश्राम घाट पड़ता है और विश्राम घाट के ही समीक्ष में उसके बगल में माँ चर्चिका देवी हमारी कुल देवी का मंदिर है। तो जब नीरा जी ने बताया कि माई का विषय है, तो उत्सुकता कुछ ज्यादा सी बढ़ गई। एवरीबॉडी एंड जय मां भारती। सभी को मेरा नमस्कार। और आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि विषय बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यानी पहली बार इतना इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, इसके पहले कभी नहीं हुई है। तो नरवर्मन ने जो मंदिर बनवाया था वो विशेष रूप से कहते हैं वहाँ जो अभिलेख मिला है कि चर्चिका देवी को समर्पित था। क्योंकि अब मैं ये विषय है ऐसा है, थोड़ा विदिशा के ऊपर भी बताना चाहूंगा कि विदिशा एक सेंट्रल इंडिया में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम इसको कम मान रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय में ये देखा जाए तो विदिशा एक बहुत बड़ा स्थान था। ये पूरा दसार्ण प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दसार्ण प्रदेश, वो दसार्ण प्रदेश जो बिल्कुल विदिशा, सांची, रायसेन से लगाकर झांसी तक था, और उसकी राजधानी विदिशा थी। और ऐसा महाभारत और रामायण में इसका वर्णन भी पड़ता है कि दसार्ण प्रदेश का जो राज्य है शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघ्न को दिया था। इसके पुरातात्विक प्रमाण भी यहाँ दिखे गए सर्वे में कि ये पूरा जो विदिशा है बेसनगर के नाम से पहले जाना जाता था। और 11वीं शताब्दी के पश्चात जो ये क्षेत्र बच गया, तो यहाँ मंदिर भी बने, कई बड़े बड़े भवन बने, कई चीजें बनी, सूर्य मंदिर बना। उसके पश्चात यहाँ जब परमारों का शासन हुआ तो राजा घोष थे, उसके पहले के भी राज शासक थे, उदयादित्य भी थे, सिंधुराज भी थे, और ये नरवर्मन भी थे। यानी कई शासक हुए, उनके समय में विकास हुआ। और उसी समय जिसके लिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीजा मंडल की, वो जब बीजा मंडल नाम का जो मंदिर है उसकी नरवर्मन ने यहाँ बनवाया था। तो नरवर्मन ने जो मंदिर बनवाया था वो विशेष रूप से कहते हैं वहाँ जो अभिलेख मिला है कि चर्चिका देवी को समर्पित था। उस समय उसका वातावरण ऐसा बना हुआ था, लेकिन जब हम लोग काम करते थे तो वो कोई पुराने पत्थर की डिजाइन वगैरह मिलती थी। अंत में फिर बाद में डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि इतनी बड़ी चीजें यहाँ मिल रही है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ होना चाहिए खासियत। तो ऊपर से हम जो लोग देखते थे उस मॉन्यूमेंट को, तो उसमें मोल्डिंग के निशान दिखते थे। लेकिन क्या है कि समय के अभाव, वो काल के प्रभाव से कुछ दीवारें गिरने लगी वहां पर। तो दीवारें गिरने लगी तो उसका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी था। तो इसमें फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक ऐसा एस्टीमेट बनाया कि इस मंदिर की, इस मॉन्यूमेंट की, जो बीजा मंडल के नाम से भी था, उसको विजय मंदिर भी बोलते हैं, और चर्चिका देवी के नाम से भी समर्पित था। क्योंकि चर्चिका देवी इसलिए कहते हैं कि वहां पे जो मॉन्यूमेंट है उसमें कई पिलर हैं। पिलर में एक चर्चिका देवी का अभिलेख है जो नरवर्मन के समय में वो मंदिर बना था।
ऐसा उसमें उल्लेख मिलता है। तो एक ये डेट उसे पक्ष स्पष्ट हो जाती है कि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में नरवर्मन ने वो मंदिर को बनवाया था। लेकिन इतना विशाल मंदिर था वो कि कहना चाहिए कम से कम यदि उसके जो अवशेष मिलते हैं वो कम से कम उससे बताते हैं कम से कम 150 फीट से ये ऊंचा ये कम नहीं था, इतना विशाल मंदिर था। आज जो मंदिर के जो अवशेष हैं वो केवल 20% है, 80% नष्ट हो चुके आसपास के क्षेत्र मिलते हैं। तो ये इतना बड़ा क्षेत्र था, तो ये मंदिर का जो निर्माण था एक पंचायतन शैली में हुआ था। तो यहाँ उत्खनन में ये सब चीजें हमें वहाँ पर अवशेष सारे मिले हैं कि ये मंदिर के अंदर इतने मंदिर रहे होंगे आसपास, क्योंकि छोटे मंदिर बड़े मंदिर के अवशेष मिलते हैं। और मंदिर के पास ही एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध बावड़ी है, जो ऐसा माना जाता है कि ये सूर्य मंदिर के समय बनी होगी। जब हमने 1975, 74, 75 में जब वहाँ काम किया तो हमें बड़ा पत्थर के चबूतरे के अवशेष वहाँ हमें देखने को मिलते थे। तो हमें लगा कि सूर्य मंदिर किसी स्थान पे होना चाहिए। जब अंदर बावड़ी में जब उतरते हैं तो उसके सामने जो लिंटल लगा हुआ है उसके मध्य में सूर्य है, जो घोड़े के 7 घोड़े के रथ के ऊपर विराजमान है। रिनोवेशन वगैरह हुआ तो कुछ उसके अंदर बीजामंडल उत्खनन में भी हमें कुछ पिलर है, कुछ पुराने स्टाइल की मूर्तियां देखने, करीब हमें करीब 1500 मूर्तियां, 1500 मूर्तियां, छोटे बड़े टुकड़े ये वहां मिले। तो इतना भव्य मंदिर था। वो परमार मंदिर जो होता है ये भूमि शैली का कहलाता है और इसकी विशेषता ये होती है कि मुख्य मंदिर होता है, इसमें 3 प्रवेश द्वार होते हैं। 3 प्रवेश द्वार होते हैं, पीछे होता है गर्भगृह। तो इसमें प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ है, पूर्व मेन है, और उत्तर की तरफ है और दक्षिण की तरफ, 3 जगह एंट्रेंस था इसके अंदर। क्योंकि ये पूरा मुख मंडप, मंडप, अंतराल और गर्भगृह, ये पूरा आर्किटेक्चरल चीजें उसके अंदर हमें पूरे उसके प्लान में वहाँ देखने को मिलती है। वैसे ऑर्थोविज्ञान है तो जो उसका एलिवेशन है उसके भी स्टोन सारे मिले, तो उससे ऐसा लगता है कि भूमि शैली का परमार काल का मंदिर है, जो कि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में निर्मित हुआ है। और चूंकि अब ये चर्चिका देवी का मंदिर है, लेकिन अभी कंट्रोवर्सी भी ये हुई है कि जो उत्खनन किया हम लोगों ने तो वहाँ कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, जो उससे ये लगता है कि चर्चिका देवी का भी हो सकता है और दुर्गा का भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही स्वरूप है। चर्चिका देवी भी दुर्गा का ही स्वरूप है, कोई इससे अलग नहीं। और वर्तमान समय में क्या होता है कि अभी जो बड़ी वो सेंट्रल विस्टा के बारे में बता रहे हैं कि इसके साथ कॉपी की हुई प्राचीन आर्किटेक्चर में, जैसे बताया भी तो पहले भी कई बताया है कि जिसका जो भूमिन्यास होता है मंदिर का उसमें कई तरह के ऑफसेट्स बने होते हैं। जैसे कृषि फार्म भी होता है, ऑफसेट्स भी बने होते हैं जो अलग अलग बने होते हैं। जो राम मंदिर बन रहा है उसमें भी उसकी प्लिंथ ऐसी है, और जो ये अभी मंदिर आप जो देख रहे हैं बीजा मंडल इसमें भी ऐसी, और जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है ऐसी बन रही है। क्योंकि जो ये ब्रिटिश पीरियड के बाद में जितने भी निर्माण कार्य दिल्ली में हुए तो इसमें पूरे जो भारतीय आर्किटेक्चर को उसमें लिया गया। कहीं भी आप ऑफिस देखिए, कोई कार्यालय देखिए, बड़ी बिल्डिंग देखिए, आप विज्ञान भवन देख लीजिए, जैसे विज्ञान भवन के अंदर जो सामने आर्चेस बनी है वो अजंता के समान बनी है। इस प्रकार आप चाहे राष्ट्रपति भवन देख लें या सब में पुराने प्राचीन जो भारतीय कला है आपको देखने को मिलेगी। तो वही डिजाइन हो सकता है किसी ने इस टाइप की बनाई हो कि दोनों से साम्यता रखती हो, क्योंकि ये ऐसा महत्व वाला स्थान है। तो चूंकि इसकी पब्लिसिटी हुई, लोगों ने इसकी मान्यता भी मानी है। अब जिसने भी जो वहाँ का जो डिजाइन बना होगा सेंट्रल विस्टा का आर्किटेक्चर का बेस है, वो चीजें सभी में एक समान आती है। यदि हम उसकी स्थापत्य लागो वैसे ही लेते हैं, राम मंदिर की, दिल्ली की विस्टा की और ये बीजा मंडल की, आप दूर से भी देखेंगे तो अपने को वैसे ही दिखेगी। क्योंकि यहाँ पे ये मंदिर की जो आप कभी देखेंगे तो मंदिर के जितने भी बड़े भाग हैं, पार्ट्स, हिस्से हैं, सब वहां लगे। यदि कंजेक्चरल हम ड्राइंग भी बनाएंगे तो कम से कम वो 150 फीट का हम लोगों बनेगा। कि अभी डिमांड भी हुई थी, लोग कहते हैं कि भी किस प्रकार का मंदिर होगा, तो हमारा तो ये सुझाव है कि उसके पास में कंपाउंड में बहुत बड़ा स्थान है, तो उसका एक छोटा मॉडल बना के रख दिया जाए 10-12 फीट का, लेकिन आइडिया आ जाएगा। सर स्क्रीन में आ रहा है फोटो? हाँ जी आ रहा है। जी 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 हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा मैम कि ये है, ये जैसा कि व्यास सर ने बताया कि ये परमार कालीन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है, जिसमें एक पिलर पे एक हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें कि चर्चिका देवी का नाम आता है। तो हो सकता है कि चर्चिका देवी, इसको विजय मंदिर के नाम से भी बीजा मंडल को जाना जाता था है, क्योंकि हो सकता है कि चर्चिका देवी का दूसरा नाम शायद विजया रहा हो। और इस मंदिर के बारे में तो सर ने बताया, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 16th सेंचुरी में यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया। ये मंदिर पूरा का पूरा तोड़ा गया। यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ थी, जितने भी आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स हैं मंदिर, वो सारी की सारी तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था, और जिसको कि आलमगीरपुर के नाम से जाना जाता था, और जो मस्जिद को आलमगीर मस्जिद के नाम से इसको जाना गया था। तो उस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ,
और ये एक फुट पिक्चर है जो कंप्लीट, ये ड्रोन पिक्चर है जो पूरा प्लान जैसे सर ने बताया था कि 3 साइड से इसमें ओपनिंग है। ये फ्रंट साइड है, एक साइड यहाँ, ये बैक साइड में ये जो एरिया है ये कवर्ड है। अभी इसको भी हम लोग अभी इसमें सोच रहे हैं कि इसमें एक साइंटिफिक क्लियरेंस का वर्क का काम करें, और जिससे कि इस मंदिर के अगर क्या इसके बैक साइड में क्या इसका था प्लान था, ये सारी चीज क्लियर हो, तो इस पे भी हम लोगों का काम चल रहा है। ये दूसरा व्यू है उसका मंदिर का। एक ये पिक्चर है ड्रोन से लिया हुआ टॉप से, ये पूरे इसका प्लान आपको दिखाई दे रहा है चारों ओर से। एक ये है पिक्चर इसका फ्रंट से लिया हुआ। ये सारा एक्सकेवेशन में ये जो एरिया प्लेटफॉर्म और ये सारे स्टेप्स, ये सारे एक्सकेवेशन से ही सामने आए। ये कुछ यहाँ पर डेब्रीज हैं एक साइड में, तो ये डेब्री हम लोगों का भी प्लान है कि इसको पूरा हम लोग क्लियर करके देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इसका आगे का एक्सटेंशन है। ये एक व्यू है सामने का। ये आर्किटेक्चर, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर खुदाई में बहुत सारे स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स मिले, तो उनको हमने ओपन ग्राउंड में डिस्प्ले किया हुआ है। ये सारे आप देख रहे होंगे, ये सारे ओपन में है। ये कुछ मंदिर के कुछ पार्ट, कुछ और हिस्से हैं जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये ओपन ग्राउंड में डिस्प्ले हैं। अलग अलग जो हमको आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट खुदाई में मिले हैं, ये उनके पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं। ये ब्रैकेट फिगर्स हैं। एएसआई द्वारा इसको एक मिनी म्यूजियम, मिनी गैलरी के रूप में इसको परिवर्तित किया गया है। इस साइड के ही अंदर है। ये अंदर का व्यू है जिसको हमने जितने भी ये स्कल्पचर्स हैं उनको पब्लिक के लिए डिस्प्ले किया है। ये गैलरी अंदर सेटअप करी है जिसमें चारों ओर से जितनी भी मूर्तियां हैं उनको विद डिस्क्रिप्शन, ये सारे डिस्क्रिप्शन ऊपर से लगे हुए हैं पीरियड वाइज और मूर्तियों के। ये एक दूसरा व्यू है उसका। ये जैसा कि मैंने बताया था कि औरंगजेब के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो इसी तरीके से सारी जो देवी की मूर्ति, गॉडेस की मूर्ति है, ये पूरी की पूरी चॉप्ड है, इसका सिर गायब कर दिया है। ये हम लोगों ने जो मंदिर गॉडेस उसका कैप्शंस वगैरह हैं उस तरीके से हमने लगाए हैं। ये एक देवी की मूर्ति ये है, अलग दूसरी मूर्ति है। एक थोड़ा इसमें बताना चाहूंगा थोड़ा सा मैं आपको। जी सर। ये जो पहले ये देवी की जो मूर्तियां बने, ये जो बाहर जो प्लिंथ है मंदिर की बीजा मंडल की, जी बने हुए हैं, तो ये सब मूर्तियां वहाँ आसपास मिली है, तो हमने उसके डिजाइन बना के कि किस प्रकार के नीचे होते थे ये बना के उस समय डिस्प्ले किए थे 95 में यहाँ पर। जी। तो जो नव दुर्गा की जो मूर्तियां बताई सप्त मातृकाओं की, वो उन्हीं के उसमें एक ही रूप है ये, जिसमें चामुंडा मिली है और वो वराही भी मिली है और कई देवी में मिली है। जी, जैसे ये वाली है। एक ये पैनल है नटराज, ये गणेश जी हैं। एक पैनल है गंगा। एक ये देखिए कितनी ये बहुत विशाल मूर्ति रही होगी जिसको कि पूरा यहाँ से तोड़ के अभी बताया था ना कि एक बहुत बड़ी मूर्ति मिली थी हमें वहाँ, ये वाली है। भाग नीचे भैंसा बना हुआ है, भैंसे के ऊपर देवी खड़ी हुई है। जी ये भैंसा है नीचे। जी ऊपर का भाग इसका नहीं मिला है। आप ये देखिए, ये भी मूर्ति पूरी तोड़ के इसको डिस्प्ले किया है हम लोगों ने, पार्ट्स को, टूटे हुए पार्ट्स को किसी तरीके से। एक ये फ्रंट व्यू है म्यूजियम का, जो म्यूजियम के सामने भी जैसे सर ने बताया कि कुछ तोरण मिले हैं और जो कि विदेश भी गए हैं, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हैं बाहर से। जैसे ये हैं तोरण, ये मंदिर के तोरण, ये ओपन में डिस्प्ले किए हैं म्यूजियम के बाहर। ये क्लोज व्यू। ये बावड़ी जो बताया सर ने, बावड़ी वहां पर है 9th-10th सेंचुरी की। ये बावड़ी का एक पिक्चर है ऊपर से लिया हुआ। थैंक यू सो मच।
Namaskar. I am very much happy to participate in Indraprastha talks and narrate my contribution as a collector in excavation of ASI protected site of Bija Mandal, Vidisha in the year 1992. I am too much happy to share my memories and experiences of giving permission on 23rd January 1992, considering all the circumstances of excavation in Charchika Devi Bija Mandal temple of Vidisha, which revealed the most valuable hidden treasure of central India. I thank Madam Neera Mishra for providing me a great honor for this presentation. I thank all the trustees of Draupadi Dream Trust for initiating their digital platform Indraprastha Talks, Project Atmanirbhar, and Crisoles Media. I welcome Devi Shakti blessings, and I am grateful to her for the construction of Naya Sansad of Naya Indraprastha, Naye Indraprasth में नए संसद भवन, on the design of her temple at Vidisha. सर्वप्रथम मैं कुछ शब्द विदिशा नगर के बारे में कहना चाहूंगा। विदिशा नगर और उसके अंचल में बिखरी बेशकीमती पुरा संपदा धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के कारण विश्वविख्यात है। बेत्रवती नदी के तट पर स्थित प्राचीन विदिशा नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की यात्रा के प्रमाण उपलब्ध हैं। महर्षि च्यवन की यह तपोभूमि रही है। महाकवि कालिदास एवं बाणभट्ट ने यहाँ रहकर अपने अमर साहित्य का सृजन किया। शुंग वंशीय शासक नरेश पुष्यमित्र ने यहाँ शासन किया। पुरा संपदा से समृद्ध यह क्षेत्र सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा की ननिहाल रहा है। हेलियोदर जैसे विदेशी शासकों ने यहाँ आकर वैष्णव धर्म स्वीकार किया। भद्दलपुर एवं भद्रावती के नाम से जाने वाली यह ऐतिहासिक नगरी कालांतर में भेलसा और विदिशा के नाम से प्रसिद्ध हुई। Now I would like to submit that the Government of India, by its letter dated 23rd April 1992, written by Dr. R.C. Agrawal, highly appreciated the excavation permitted by me. The GOI remarked that during the course of conservation work of Bija Mandal monuments at Vidisha, a large number of sculptural remains have been found, which has opened a new chapter in the history of art and architecture. The GOI admitted without any hesitation the fact that all my predecessor collectors did not show even the slightest interest, and under some pretext or the other, they have denied legitimate cooperation required to undertake very important work which was pending for last many years. Now, I would like to reproduce few words written by Honorable Raghavji, Purv Vitt Mantri Madhya Pradesh Shashan, Purv Sansad Lok Sabha एवं राज्य सभा विदिशा। I quote, विदिशा में स्थित विजय मंदिर प्रक्षेत्र लंबे समय से विवाद का विषय था। इस स्थान पर ईद के दिन मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, जबकि हिंदू महासभा का कहना था कि यह प्राचीन काल से मंदिर रहा है, अतः इस स्थान को हिंदुओं को सौंपा जाए। वर्षों तक आंदोलन चला। विवाद को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने एक नई ईदगाह बनवाकर विजय मंदिर से नमाज अदा करना बंद करवा दिया, किंतु मंदिर मस्जिद का प्रश्न अनुत्तरित ही रहा। राघव जी ने कहा है कि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने दिनांक 20 सितंबर 1988 को इस प्रक्षेत्र के आंशिक उत्खनन के आदेश जारी किए, फिर भी जनवरी 92 तक किसी भी कलेक्टर ने सांप्रदायिक दंगे की आशंका से उत्खनन कार्य करवाने का साहस नहीं दिखाया। श्री सुरेश जैन ने जनवरी 92 के प्रथम सप्ताह में विदिशा का कलेक्टर का पदभार संभाला और कुछ दिनों बाद ही 23 जनवरी 92 को वहां की दीवार
से उत्खनन कार्य प्रारंभ करा दिया। उनके साहसिक निर्णय से पुरातत्व में बहुमूल्य खजाना निरंतर निकलता रहा। किसी वर्ग ने विरोध नहीं किया। वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक मानोरिया ने दैनिक नवभारत के 1492 के अंक में लिखा, यह स्मारक तो विशालतम पुराकोश है। विदिशा के प्रसिद्ध इतिहासकार सांसद श्री निरंजन वर्मा ने दैनिक भास्कर 24/3/92 के अंक में लिखा कि आक्रांताओं द्वारा बार बार ध्वस्त विजय मंदिर का उत्खनन, और इसी शीर्षक से उन्होंने आलेख प्रकाशित किया। दैनिक जागरण, दैनिक आचरण, दैनिक स्वदेश आदि समाचार पत्रों ने भी प्रमुख रूप से समाचार प्रकाशित किए कि कलेक्टर का उद्देश्य मंदिर के रूप में प्राचीन विरासत और इतिहास को प्रकट कर विदिशा जिले का नाम पुरातत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश के मानचित्र पर अंकित करना था, और अब यह सिद्ध हो गया है। राघव जी ने अंत में बहुत अच्छे शब्दों का उल्लेख किया है कि नदी के शांत पानी में तो कोई भी नाविक नाव चला लेता है, किंतु तूफान और झंझावात में जो नाव को कुशलता पूर्वक चलाकर किनारे लगा दे, वह असाधारण नाविक ही कर सकता है। श्री सुरेश जैन ने ऐसे ही एक असाधारण नाविक का कार्य किया है। उन्हें अनेक अनेक बधाई और शुभकामनाएं। माला देवी जैन मंदिर से यह संकेत प्राप्त होते हैं कि विदिशा क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी में माला देवी और चर्चिका देवी के नाम से मंदिरों का निर्माण करने की मान्य परंपरा रही है। अब हम बीजा मंडल के इतिहास की ओर लौटते हैं और एक संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी उनका मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। महमूद गजनी के वजीर अलबरूनी ने 1024 ईस्वी में लिखा है कि यह शिखरबंद मंदिर था, मतलब इसकी शिखर बहुत बड़ी थी, और 300 वर्ष पूर्व अर्थात 7वीं 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। विदिशा के पूर्व संसद तथा विख्यात इतिहासकार निरंजन वर्मा ने इन्हीं चीजों की पुष्टि करते हुए लिखा है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोपों से गिराया और कई मोहम्मद तुगलक के फौजदार, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आकर इसको नष्ट किया, और यह पूरा संपदा 300 से अधिक वर्षों तक जमीन में छिपी रही, जिसका मुझे सौभाग्य अनर्थ करने का, निकालने का, उद्घाटित करने का 1992 में मिला। अंत में मैं अपना एक निजी तथ्य भी उद्घाटित करना चाहूंगा कि बीजा मंडल की अनुमति प्रदान करने से हमें अनेक दैहिक और भौतिक लाभ प्राप्त हुए। निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। युवा प्रशासकों से हमारा विनम्र आग्रह है कि उन्हें अपने जीवन में जब भी ऐसा अच्छा कार्य करने का अवसर मिले, वे निर्भीक होकर पूरे साहस और निष्ठा के साथ कार्यान्वित करें। उन्हें विजय और कीर्ति निश्चित ही प्राप्त हो। हमारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि राम मंदिर और सोमनाथ के मंदिर की भांति बीजा मंडल के स्थान पर चर्चिका देवी का विशाल मंदिर निर्माण किया जाए। इस वेबिनार में आपने हमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए हम अनुग्रहित हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं नीरा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, और इंद्रप्रस्थ टॉक्स को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को, और ख़ासकर जो आपका जो ट्रस्ट है द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट। तो द्रौपदी जैसा कि आपने नाम रखा है, ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी नाम है। और माँ देवी जो चर्चिका देवी जो हैं, उनका ये सजाया हुआ पूरा का पूरा मंच है ये, और ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि जिसमें तमाम लोग हमसे पहले इस मंदिर के उत्खनन के लिए जुटे। वो तमाम सामग्रियां, वो साधन, वो तमाम व्यवस्थाएं, वो जो तमाम आशीर्वाद हैं माँ देवी का, ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि जिससे कि ये मंदिर ज़मीन से निकल कर बाहर आया और आज खुली हवा में सांस ले रहा है।
और विजया देवी का जो मंदिर है, जिसको हम बीजा मंडल कहते हैं, मेरी स्टोरी में मैंने ये कोशिश की है बताने के लिए हमको, हमारे देश की जनता को, कि इस देश की भूमि से और हमारा जो इतिहास है उसको दोबारा से समझने के लिए और उसको रीराइट करने की बड़ी ज़रूरत है। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी। और जैसा कि नारायण व्यास साहब, मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अब मेरी स्टोरी के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसको समझाया है। उसके अंदर लोग उसको देख रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक मिशन की तरह से वो स्टोरी काम कर रही है। मैं इसमें इस वेबिनार के लिए सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा, अपनी जनता को, जो देखने वाले जो लोग हैं उनको, कि जैसा कि बताया कि 9वीं या 10वीं शताब्दी में इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और भगवान जो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, इनके समय से, मतलब कि विदिशा की अगर हम बात करें इसकी, वहाँ से इसका जिक्र मिलता है। और जब हम विदिशा से निकल कर चर्चिका देवी पर आते हैं या बीजा मंडल पर आते हैं या विजय मंदिर पर जब हम आते हैं, तो इसका जो इतिहास है, जो भव्यता है, वो बड़ी विशाल हो जाती है। जैसा कि मंदिर विशाल था, वैसा ही इसका इतिहास विशाल। प्रीजुडिस जो माइंड सेट है और आज़ादी के बाद का जो, वो उसको निकालना होगा, उस भ्रम को हमको तोड़ना होगा और इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना होगा कि आप उस परंपरा के वाहक हैं और उस परंपरा में आप सांस ले रहे हैं जिस पर कि आपको गर्व करना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक बात का उल्लेख मैं करना चाहूँगा जो कि बड़ा ज़रूरी है, कि 1024 में अलबरूनी ने जो अपनी पुस्तक में जिसने इसका जिक्र किया है इस मंदिर का, और 1024 से लेकर 1682 तक औरंगजेब ने, जब तक कि इसको ध्वस्त नहीं किया, तकरीबन 600 साल का अंतर है इसके बीच में। और मंदिर को ध्वस्त करने का जो समय है वो तकरीबन 450 साल का है। इसमें एक मंदिर जिसको बनाने में जितना समय नहीं लगा, उससे कहीं ज़्यादा शताब्दियां लगी उस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए। आप और हमको ये समझना होगा कि आपके इतिहास की, आपकी संस्कृति की जड़ इतनी कमज़ोर नहीं है कि जो किसी के हिलाने से या किसी के तोप लगाने से वो जड़ जाए। आज भी अपनी जड़ों से वो मंदिर जुड़ा हुआ है, आज भी अपनी जड़ों से वो मंदिर जुड़ा हुआ है। सिर्फ कमी इस बात की है कि हम जैसे जो लोग हैं, आज जो जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, हमने अपनी जड़ों से अपने आप को हटा लिया है। हमको अपनी जड़ों पर वापस लौटना होगा और अपने इतिहास को दोबारा समझना होगा। बीजा मंडल बहुत खास है कि नए भारत का निर्माण हो रहा है और इन नए भारत के निर्माण में जिन दो संरचनाओं की नींव रखी जा रही है, जिसमें एक संसद है, नया संसद जिसको हम नई संसद कहते हैं, सेंट्रल विस्टा पूरा कॉम्प्लेक्स है जो वो, और राम मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है, इन दोनों संरचनाओं की जो नींव है वो इस मंदिर को देख के रखी की जा रही है। मंदिर को ना कहें, कम से कम इसकी जो नींव है उसको देख के रखी जा रही है। तो नीरा जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये जो नींव जो डाली है, और ये जो नींव के जो पत्थर हम जैसे जो लोग हैं, जिसे हम राम की गिलहरी कह सकते हैं, इनका छोटा छोटा सा जो अपना योगदान है, वो योगदान आगे चलकर एक बहुत बड़ा कार्य करने जाएगा। दरअसल ये स्टोरी जो थी, इसका जो टॉपिक है, मुझे इसने क्यों इतना प्रभावित किया, मुझे क्या ज़रूरत थी विजय मंदिर या बीजा मंडल के ऊपर जाके ये स्टोरी करने की। दरअसल ये जो मैंने स्ट्रक्चर देखा, और स्ट्रक्चर देखने के बाद जब मैंने इसका इतिहास जो देखा, जो रक्त रंजित है, उस इतिहास का जो 450 साल का जो इतिहास है, जिसको तोड़ा गया बड़ी बेरहमी से, और तोड़ने के साथ साथ जो उसको बनाने का जो सिलसिला रहा है लोगों का, विदिशा के लोगों का, जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार बना दिया गया, उससे भी भव्य बना दिया गया। एक राजा ने जिसकी नींव रखी, उस नींव को, उस परंपरा को विदिशा के लोगों ने उसको सदियों तक आगे बढ़ाया है। और दुर्भाग्य हमारा ये रहा है कि औरंगजेब के बाद, 1600 के बाद, जब वो मस्जिद को बना दिया गया और उसके अंदर नमाजें होने लगी, उसके बाद से हमने वो जीवटता और वो जो परिश्रम जो था, जो कि हमको सदियों तक आगे लेके जाना चाहिए था, वो हमने बंद कर दिया। एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस मंदिर का निर्माण होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए,
और उतना ही भव्य बनना चाहिए जितना कि राम मंदिर बन रहा है या सोमनाथ बना है। सोमनाथ का भी इतिहास वैसा ही है जैसा कि बीजा मंडल का है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये मंदिर बनने के बाद इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना ना हो। ये पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर ना बने। ये धरोहर की तरह से इसका होना चाहिए, इसकी रख रखाव, कि लोग इसके अंदर आएँ और इसमें अपने आप को देखें और इतिहास का जो एक झरोका है वो झांकने की कोशिश करें। जी धन्यवाद आप सब लोगों को। एक मेरा जो पर्टिकुलर सवाल एक ये है कि जो आपने देवी की मूर्ति बताई है जो भैंसे के ऊपर विराजमान है, तो वो विराजमान का जो फोटोग्राफ दिख रहा था उसके ऊपर खड़ी हुई है, सिर्फ उसके पैरों तक दिख रहे थे। क्या ये संभव हो सकता है, क्योंकि वो कोई राक्षस तो दिख नहीं रहा, अगर वो प्योरली भैंसा है। हम कहते हैं कि यमराज भैंसे पर सवारी करता है, और ये क्योंकि एक देवी है, मथुरा के तट पर चर्चिका थी और वहां पर एक गंगा की भी मूर्ति है, क्या हम मान सकते हैं कि ये यमुना हो सकती है क्या? इसके बारे में तो आपको थोड़ा बताऊंगा। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मूर्ति यहाँ मिली है, ये महिषासुरमर्दिनी की एक प्रतीकात्मक है। नीचे जो भैंसे का शरीर है वो महिषासुर है। तो ये तो केवल एक मूर्ति अपने ऐसी मिली, लेकिन अब दक्षिण भारत के मंदिरों में देखेंगे तो इस प्रकार की कई मूर्तियां लगी है वहाँ मंदिर के बाहर। डॉक्टर शिवराम ने एक कंप्यूटर स्टडी की ऑल ओवर इंडिया के स्कल्पचर की, ये एंशिएंट बुलेटिन एएसआई का निकलता है, उसमें दी हुई है। तो वो भैंसा ही है, क्योंकि इस टाइप की केवल एक ही मिली अभी तक यहाँ। अच्छा, और एक मेरा दूसरा एक यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबको एक छोटा सा एक सजेशन है मेरी तरफ से, कि हम सभी को, हमने जितनी मेहनत की आप लोगों ने, जो आगे इसको लेकर के जाना है, तो अयोध्या में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का भी प्रमाण मिलता है, सूर्य देव का, और क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, और जो अयोध्या में भी मंदिर बन रहा है और जो सेंट्रल विस्टा का भी जो प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि देवी चर्चिका का कुछ न कुछ स्मृति चिन्ह इन दोनों जगहों पर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं इसको। यदि आप लोग मीटिंग हो और उसको हम लोग सजेशन दे सकते हैं, तो अपन तो उसको बना के भेज सकते हैं कि इस टाइप का वहां पर भी प्रेजेंटेशन है, जो एक आर्ट है यहाँ की, इस क्षेत्र की, वो डिस्प्ले करे। ऑल ओवर इंडिया की कर सकते हैं आर्ट, क्योंकि इतना बड़ा स्थान है, तो सभी दुनिया के लोग आते हैं, पूरे भारत के लोग आएंगे उस जगह पे, तो भारत की रिप्रेजेंटेशन। व्यास जी, मैं इसको थोड़े से दूसरे तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से इसको थोड़ा सा देख रहा हूँ, कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी धरोहर को दफना दिया, और आज ये धरोहर हमारी एक दूसरे मॉडल में, दूसरे दो स्थानों में अलग तरीके से निखर करके आ रही है, चाहे अयोध्या के मंदिर के समान बन करके आ रही हो, चाहे सेंट्रल विस्टा में आ रही हो, तो जिस देवी की वहां पर पूजा की जाती थी, उस देवी को सम्मानित करने के लिए हो सकता है कि देवी वहां पर प्रकट हुई हो उस समय पर, लेकिन आज वो दूसरी दो जगहों से निकल करके आ रही है, जो हमारे देश के सबसे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो खड़े हो रहे हैं। तो मैं उस व्यू से ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल के तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है, होना चाहिए ऐसा जैसे आप बता रहे हैं। आर्यन, ओवर टू यू। तो सबसे पहला सवाल जो है मेरा व्यास जी से है। सर, जैसे हम कह रहे थे कि जो द रूट ऑफ विदिशा, द रूट ऑफ चर्चिका देवी टेम्पल, ठीक है, इट गोज वेरी डीप। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर हम इस एक्सकेवेशन को, इस एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू करें, तो और क्या क्या संभावनाएं हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, या फाइंडिंग्स और हम निकाल सकते हैं उसमें से? इसके अंदर देखो ये है कि अभी पिछला भाग है जहाँ अभी मकान वगैरह बने हैं, बाद के बने हैं, उनको हटा के यदि हम वहां पे हटा के वहां एक्सकेवेशन करें, तो उसका जो गर्भगृह कितना बड़ा था, जहाँ मुख्य मूर्ति रखती थी, उसका प्लेटफॉर्म कितना बड़ा था, वो भी निकल सकता है। वो चारों तरफ से कम 50 फीट का यदि अपनी जगह मिल जाती है, तो मंदिर का परकोटा भी मिल जाएगा, मेन एंट्रेंस भी मिल जाएगा, और जो दूसरे स्ट्रक्चर रहे होंगे अंदर, तो वो भी मिल जाएंगे उसमें। और सर जी सर, इसी में रामायण और महाभारत एरा के टाइम के अगर कुछ एविडेंसेस हैं, ठीक है, उसके मिलने की क्या संभावना है? ऐसा है, देखिए रामायण भारत के बारे में तो ऐसा लोकोक्तियां हैं, यहाँ पर वनवास के समय राम आए थे, और त्रिवेणी या संगम है, वहाँ चरण तीर्थ कहलाता है कि भगवान राम वहाँ के रुके थे, क्योंकि यहाँ पे
राम जी का जो वनगमन का रूट है वो ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि इससे रायसेन जिला लगा हुआ है पास में ही, जिला रायसेन। तो वहां पर राम से संबंधित कई स्थान है, जैसे वहाँ राम छज्जा है, सीता तलाई है, वनगमा है, ऐसे कई है कि वो ऐसा बताते हैं कि वहाँ कुछ समय ये राम सीता और ये लक्ष्मण ये लोग सब रहे। उसके बाद ये विदिशा आए थे, और रामायण में तो उल्लेख मिलता ही है यहाँ इस क्षेत्र का कि दक्षिण प्रदेश की राजधानी विदिशा थी, और यहाँ का जो राज्य है शत्रुघ्न ने बेटे वो शत्रुघ्न को ये उस समय दिया था, वो यहाँ पे देखता उसके, क्योंकि उस समय के ये भाई कथाएं इसके साथ मिली। लेकिन जो बाद में महाभारत काल आता है तो यहाँ जो एक्सकेवेशन में एक पोट्री मिली, जैसे मैंने बताया पेंटेड ग्रेवेयर है, जो कई जगह मिली है, दिल्ली इंद्रप्रस्थ में मिली है, यहाँ हस्तिनापुर में कई जगह। तो यहाँ पर एक्सकेवेशन जो किया था ये विदिशा में, तो उसमें निचले लेवल पे वो उस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले थे। लेकिन वो मिट्टी के बर्तन मिले थे जो हमारे जो लाल साहब हैं उनका भी ये कहना है कि उसके समकालीन हो सकते हैं ये पेंटेड ग्रेवेयर। जी सर, थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो जैन साहब से है। सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की आज, वो है वातावरण। You took an initiative which was very much impossible at that time. From 71 to 92, it is 20 years and nobody tried it. मेरा सवाल ये है सर, ये जो वातावरण आपने क्रिएट किया है, आप जैसे अधिकारियों के इनिशिएटिव के वजह से एक खजाना तो हमने निकाल लिया, पर ऐसे बहुत सारे खजाने हैं उसे खोद के निकालने की बहुत जरूरत है। मैं ये बताना चाहूंगा कि विदिशा में कलेक्टर पोस्टिंग होने के पहले मैं राज्य शासन में मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में सेक्रेटरी रहा हूँ, संचालक भी रहा हूँ। तब मैंने विदिशा का अध्ययन प्रिंसिपल्स के साथ, अपने स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ अध्ययन किया था, और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप इसमें हमारी मदद करिए। तो मैंने कहा भाई देखिए, कोई भी कलेक्टर इतना साहस नहीं करेगा, यदि भगवान ने मेरी पदस्थापना वहां कर दी तो मैं जरूर करवा दूं। विदिशा पहुंचते ही मेरे मन में ये धारणा बनी हुई थी कि ये कार्य हम करेंगे, और किया, और उसमें पूरी सफलता मिली। वातावरण बहुत आसान है बनाना कलेक्टर के लिए, यदि वह स्थानीय व्यक्तियों की मदद लेना चाहे तो उसके पास बहुत साधन सुविधाएं होती हैं। कि मैं नहीं चाहता था कि कोई पॉलिटिकल अपहीवल हो जाए, बैठे ठाले प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस क्रिएट कर देते हैं, आई एम सॉरी। तो इनको मैंने पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की। उस समय के चीफ मिनिस्टर पटवा जी आना चाहते थे, मैं भोपाल आया, मैंने उनको समझाया कि श्रीमान आप मत आइए। कहले मैं कैसे मानूं कि आप ये कर रहे हैं, आप प्रेस को भी नहीं कोई खबर दे रहे, कहीं नहीं दे रहे। जो प्रेस के आर्टिकल लिखेगा जब काम पूरा हो गया तब हमने प्रेस को इनवाइट किया, तब तक हमने किसी प्रेस को ना खबर दी, ना बुलाया, ना कुछ किया। जब हमारी पुलिस फोर्स हमने विड्रॉ कर ली, अधिकांश काम हो गया, तब जाके फिर हमने उनको इनवाइट किया। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष जी आपके लिए है। क्या एक ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोच सकते हैं कि इस तरह के धरोहरों को खोद के निकालना या ढूंढ के निकालना, ठीक है, और लोगों के सामने प्रेजेंट करना, टू मेक इट द रियल सिंबल ऑफ आवर सिविलाइजेशन, क्या उसके लिए हमें एक नेशनल प्रोजेक्ट या नेशनल मूवमेंट नहीं बनाना चाहिए, जिसके लिए एएसआई को कोशिश करना चाहिए टू डू दैट? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये होना चाहिए, और ऐसा हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है कि हमारे जो भी ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी सर्कल्स हैं, जो एक्सकेवेशन ब्रांचेज हैं, रेगुलर सर्वे वर्क हमारा चलता है। और एक्सकेवेशन को लेकर हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी है, जिसमें बड़े हमारे जो सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, डायरेक्टर जनरल रहे होते हैं, तो वो लोग उस प्रोजेक्ट को एग्जामिन करते हैं और उसके बाद उसकी परमिशन देते हैं खुदाई करने की। It was mentioned that शत्रुघ्न is linked to विदिशा। मैं काम्पेल्ले से हूँ, काम्पेल्ले वासी, जो हमारा महत्व है और जो महाभारत में भी मेंशन्ड है कि रामायण पीरियड में, त्रेता युग में, राम के कहने पे शत्रुघ्न आए थे दानवों को, जो कि कर्मकांडी हवनकर्ताओं को परेशान करते थे, और वो मथुरा तक, आज के मथुरा तक पहुंचे थे, और उस जगह का नाम मथुरा उसी समय पड़ा था। एंड शत्रुघ्न वाज द फर्स्ट किंग ऑफ दैट एरिया।
Now, two things are important. Shatrughan goes to establishes Mathura, becomes the first king of Mathura. Shatrughan is linked to Vidisha. Mathura has a Charchika Devi temple on Vishram Ghat, which is very pujaniya to all Chaturvedi families, and Charchika Devi is also in Vidisha. So can we say Charchika Devi is also linked to the Treta or Vedic period? Can that inference be drawn from this part? Because why should the important places linked to Shatrughan also have the Charchika Devi temple? ये करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर स्टडी नहीं करेंगे तो आगे कैसे अपने वो रिजल्ट आएंगे। ये अपने करना आवश्यक है। ये सब चीजें जो मन में जो अपने उठी है बातें चर्चिका देवी के बारे में और यहाँ के बारे में, वहाँ घाट के बारे में, तो उसका अध्ययन होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमें तो लिंक जोड़ना है इतिहास की, कहाँ पर मिसिंग लिंक है वो इसी से ही जुड़ेगी, अध्ययन से जुड़ेगी। ये तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मैं सहमत हूँ नीरा जी से, तो बिल्कुल करना है चाहिए। मैं आपसे इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि आप ये जो हमारा जो प्रचार आप कर रहे हैं, हमारे यूथ को एक ना उसके दिमाग में एक बात होती है जो भर दी गई है कि ये लोग सभ्यता कुछ नहीं थी, ये लोग बिल्कुल असभ्य लोग थे। हमको अपनी प्राचीन सभ्यता के ऐसे जो खास नमूने हैं कि कितने विकसित थी, कि कितने महान मंदिर बने, कितनी महान मूर्तियां बनी, कितना इम्पोर्टेंट वास्तुशास्त्र था, ये इंफॉर्मेशन अगर हम बताएंगे तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे योग के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आ रही है, वैसे ये आर्किटेक्चर, वास्तुकला एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग दिस ब्यूटिफुल पिक्चर्स, कोई एक बहुत ही स्किल्ड वर्कर होगा जो इस तरह की भव्य मूर्ति बना सकता है। तो आई थिंक वी शुड ट्राई एंड फोकस ऑन टेलिंग देम हाउ एडवांस द सिविलाइजेशन वाज, चाहे वो एलोरा का मंदिर हो, चाहे वो विदिशा का मंदिर हो। इस तरह की चीज़ों को अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे ना, तब उनके माइंड से ये निकलेगा कि ये बिल्कुल असभ्य और बिल्कुल इनको कुछ भी नहीं आता था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। नमस्कार। थैंक यू ऑल। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत दर्शन, हर युग का ये भारत दर्शन। इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ। Welcome to Indraprasth, The capital of the world's oldest, largest, and most vibrant civilization and democracy, where eminent experts unfold the past, present, and future towards building a greater Bharat, Mahabharat. an initiative of Neera Misra's Draupadi Dream Trust, Ranjit Chaturvedi's Project Atmanirbhar, and Aryan Aditya from Crisols Media.